नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लंबी अवधि के वित्त स्रोतों की। मतलब कंपनियां लंबे समय के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कहां से लाती हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है जो बताती है कि ये सोर्स क्या है और किसी भी बिजनेस के लिए उसके टिके रहने और बढ़ने के लिए ये कितने जरूरी हैं। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये लंबे समय वाले फंड्स आते कहां से हैं और क्यों ये इतने महत्वपूर्ण हैं। तो सवाल यही है कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स आखिर है क्या, कंपनियां क्यों इस्तेमाल करती हैं इन्हें। चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, दीर्घकालिक वित्त मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो पैसा है जो बिजनेस 1 साल से ज्यादा के लिए जुटाता है। अक्सर ये अवधि 3 साल से लेकर कभी कभी 25 साल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। और इसका इस्तेमाल होता है बड़े कामों के लिए, जैसे जमीन खरीदना, कोई नई फैक्ट्री लगानी हो, बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, या फिर कोई बड़ी महंगी मशीनरी खरीदनी हो। एक तरह से ये किसी भी कंपनी के फ्यूचर प्लान की रीढ़ की हड्डी है। इनके बिना वो बड़े निवेश या लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकती। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कई स्रोत होते हैं, सबसे कॉमन शायद इक्विटी शेयर्स हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। निवेशक मतलब इन्वेस्टर्स शेयर खरीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, शेयर होल्डर जिन्हें कहते हैं। फिर अगर कंपनी को मुनाफा होता है तो उन्हें डिविडेंड यानी लाभांश मिल सकता है। और कंपनी के जो बड़े फैसले होते हैं उनमें वोटिंग का अधिकार भी। ये एक तरह से परमानेंट कैपिटल है, इसे कंपनी को लौटाना नहीं पड़ता। हाँ, पर इसमें वो बात भी तो है कि कंपनी का कंट्रोल बढ़ जाता है। मतलब फाउंडर शायद ना चाहें कि ज्यादा हिस्सेदारी बाहर जाए। ये बैलेंस करना पड़ता होगा। बिल्कुल सही। कंट्रोल डाइल्यूट होता है। इसीलिए एक दूसरा महत्वपूर्ण सोर्स है डिबेंचर। डिबेंचर आप कह सकते हैं एक तरह का कर्ज है, लोन है। कंपनी इसे आम पब्लिक से या किसी इंस्टीट्यूशन से लेती है और कंपनी ये वादा करती है कि वो एक तय रेट पर इंटरेस्ट देगी नियमित रूप से, और एक फिक्स्ड टाइम के बाद जो मूल पैसा है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो वापस कर देगी। अच्छा, तो इसमें ओनरशिप नहीं जाती, पर इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर रहता होगा, चाहे फायदा हो या ना हो। एकदम सही। डिबेंचर होल्डर्स मालिक नहीं बनते, वो क्रेडिटर होते हैं, लेनदार। और इंटरेस्ट पेमेंट वो तो जरूरी है, प्रॉफिट हो ना हो ब्याज देना ही पड़ेगा। तो ये उन बिजनेस के लिए अच्छा है जो कंट्रोल नहीं देना चाहते, पर उन्हें अपना कैश फ्लो मजबूत रखना होता है इंटरेस्ट देने के लिए। ये भी है। अच्छा, फिर एक और चीज है, रिटेन्ड अर्निंग्स, संचित आय। ये तो कंपनी का अपना कमाया हुआ पैसा हुआ है ना, जिसे वो बांटने के बजाय वापस बिजनेस में लगा देती है। हाँ, और मजे की बात यह है कि इसे फाइनेंस का सबसे सस्ता सोर्स माना जाता है, क्योंकि इसमें न तो कोई ब्याज देना है, न हिस्सेदारी कम होती है। ये इंटरनल सोर्स है, लेकिन ये ऑप्शन उन्हीं कंपनियों के पास है जो लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही हो, वापस इन्वेस्ट करती हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए। पर क्या सिर्फ इसी पर टिके रहना ये दिखाता है कि कंपनी बाहर से पैसा उठाने में हिचक रही है? ये भी एक सवाल हो सकता है। हो सकता है शायद ये थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच दिखाए। खैर, अब बात करते हैं नई कंपनियों की, खासकर स्टार्टअप्स की। उनके लिए वेंचर कैपिटल यानी वीसी और प्राइवेट इक्विटी यानी पीई ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये लोग सिर्फ पैसा नहीं देते, अक्सर अपने साथ एक्सपीरियंस, गाइडेंस, नेटवर्क भी लाते हैं, जो नई कंपनी के लिए बहुत काम का होता है। सही कहा। जैसे सिकोया कैपिटल जैसी बड़ी फर्म्स हैं, वो शुरुआती स्टेज की टेक कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। ये फर्में कंपनी में हिस्सेदारी लेती हैं। जाहिर है जोखिम ज्यादा होता है, पर रिटर्न की उम्मीद भी उतनी ज्यादा होती है। ये फंडिंग अक्सर अलग अलग राउंड में होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए मुख्य स्रोत, इक्विटी, डिबेंचर, रिटेन्ड अर्निंग्स, वीसीपीई। इनके अलावा भी तो कई तरीके हैं ना, उनका भी जिक्र कर लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और भी रास्ते हैं। जैसे एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इनमें भी हिस्सेदारी मिलती है, पर डिविडेंड अक्सर फिक्स्ड रेट पर होता है और वोटिंग राइट्स लिमिटेड होते हैं। फिर है टर्म लोन्स, जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक तय समय के लिए मिलते हैं, किसी खास प्रोजेक्ट के लिए। भारत में सिडबी या आईडीबीआई जैसे संस्थान इसमें काफी मदद करते हैं इंडस्ट्रीज को। और पब्लिक डिपॉजिट्स या वो लीज फाइनेंसिंग, ये भी तो ऑप्शन है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, जब कोई विदेशी कंपनी यहाँ के बिजनेस में सीधे इन्वेस्ट करती है, जैसे टोयोटा ने किर्लोस्कर के साथ मिलकर यहाँ प्लांट लगाया था। तो इतने सारे अलग अलग तरीके हैं। अगर इन सबको मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? इनका ओवरऑल महत्व क्या है? देखिए, ये सारे स्रोत मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ने में, मतलब एक्सपैंड करने में, नई प्रॉपर्टी या मशीनरी खरीदने में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में और फ्यूचर के लिए बेहतर प्लानिंग करने में मदद करते हैं। और जब किसी कंपनी के पास फंडिंग के कई मजबूत रास्ते होते हैं तो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है,
ये दिखाता है कि मैनेजमेंट सीरियस है और उनके पास अपने प्लान्स को पूरा करने के साधन है। तो निचोड़ यह है कि कोई भी बिजनेस जो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, मार्केट में टिका रहना चाहता है, उसके लिए ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है। ये उन्हें फ्यूचर पर फोकस करने और फाइनेंशियल आजादी पाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और कौन सा सोर्स चुनना है ये कई बातों पर निर्भर करता है। बिजनेस किस तरह का है, पैसा कितना और कब चाहिए, कंपनी कितना रिस्क ले सकती है, कंट्रोल शेयर करना चाहती है या नहीं। यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर सोचा जा सकता है, क्या किसी बिजनेस के लिए सिर्फ एक ही तरह के लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना कहीं एक छिपा हुआ खतरा तो नहीं बन सकता। इस पर विचार किया जा सकता है।